आज हम लोग का टॉपिक है प्रशांत महासागरीय जलधारा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने महासागरीय जलधाराओं के प्रकार, उनकी उत्पत्ति व विकास तथा दिशा को प्रभावित करने वाले कारक तथा उसके साथ हम लोगों ने अटलांटिक महासागर की जलधाराओं का अध्ययन किया था। तो हम लोग चित्र ड्रा करते हैं और चित्र के माध्यम से ही, संसार के नक्शे के माध्यम से ही महासागरीय जलधाराओं को समझने का, पढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो पहले चित्र ड्रा कर लेते हैं हम लोग। अब देखिए, तो ये है भूमध्य रेखा, ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। यहाँ पे हम लोग ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया बना लेते हैं। आगे हम लोग यहाँ पे इंडिया बनाते हैं। ये है, इसके बीच में हमारे गैप ज़्यादा, इतना गैप अलग संसार से नहीं है, लेकिन हम लोग को चूँकि साफ साफ दिखाना है तो कोई बात नहीं है, गैप रहने दीजिए, कोई इशू नहीं है, बेहतर दिखाई पड़े। अब देखिए, हम लोग जैसा कि जानते हैं कि विषुवत-रेखीय क्षेत्र में विषुवत-रेखीय जलधाराएं चलती हैं। ठीक है, तो पहले विषुवत-रेखीय जलधारा ऐसे हम लोग ड्रॉ कर देते हैं। ये हो गई विषुवत-रेखीय जलधारा। ठीक है, विषुवत-रेखीय जलधारा हो गई। तो और ये हो गई विषुवत-रेखीय जलधारा हो गई। ठीक, ये विषुवत-रेखीय जलधाराएं हैं, दोनों विषुवत-रेखीय जलधाराएं हैं। और इन जलधाराओं की उत्पत्ति में तापमान अगर अधिक होगा तो स्वाभाविक है वहाँ का घनत्व, पानी फैलेगा, उसकी जो सघनता होगी कम होगी, विरल हो जाएगी, तो उसका जल स्तर अपने आप ऊपर जाएगा। एक तो रीजन ये, दूसरा रीजन है कि इस क्षेत्र में बारिश भी होती है। तो बारिश जो होती है, वाष्पीकरण भी होता है, बारिश भी होती है, लेकिन वर्षा ज़्यादा होता है, तो वर्षा से भी जल थोड़ा सा ऊंचा हो जाता है। तो कुल मिला के वर्षा प्लस तापमान, जिससे घनत्व कम होता है, जल की आपूर्ति हुई बारिश के द्वारा तो जल स्तर बढ़ा। दूसरी चीज़, तापमान अधिक था तो क्या हुआ कि जो है जल स्तर थोड़ा ऊंचा हुआ। दूसरी चीज़ ये भी कह सकते हैं कि तापमान अधिक था तो जल स्तर ऊंचा हुआ। दूसरी चीज़, पानी बरस गया तो लवणता उतनी नहीं हुई, तो लवणता जब नहीं हुई तो स्वाभाविक है उसका भी घनत्व कम हो जाएगा। तो घनत्व ओवरऑल यहाँ पे कम होता है और इस तरह से यहाँ पे जल स्तर ऊपर हो जाता है। तो इस क्षेत्र से फिर जलधाराएं ऐसे उच्च अक्षांशों की तरफ ऐसे मुड़ जाती हैं। ठीक है, तो इस क्षेत्र में ये कंडीशन होता है, यानी कि तापमान अधिक होने से, एक औसतन तापमान अधिक होने से जो है घनत्व कम होने के कारण जल स्तर ऊपर जाता है। दूसरी चीज़, बारिश होती है, बारिश होने से भी जल स्तर बढ़ता है। तो ठीक है, तो ये चीज़ें ठीक है, लवणता कम हो जाती है, स्वाभाविक है, बारिश होने से लवणता कम होगी तो जल स्तर ऊपर जाएगा। और तापमान अधिक होने से जल विरल होगा तो जो है घनत्व कम होगा, जल स्तर ऊपर जाएगा। तो दो फैक्टर यहाँ काम कर रहा है, तापमान भी काम कर रहा है प्लस जो है वर्षा भी काम कर रहा है, तो दोनों वजह से जल स्तर ऊपर होगा। और ये जलधाराएं जो होती हैं, उत्तर विषुवत-रेखीय जलधारा, ये तो ट्रेड विंड के इम्पैक्ट में, ट्रेड विंड के प्रभाव से ये चलती हैं। अब देखिए, होता क्या है कि इसी जलधारा के काउंटर एक जलधारा चलती है, ऐसे मान के लिए, ऐसे, जिससे हम लोग बोलते हैं प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा। ठीक है, तो तीन जलधाराएं यहाँ पे हो गई। ये है दक्षिणी विषुवत-रेखीय जलधारा, ये ऐसे यहाँ से ऑस्ट्रेलिया तक चलती हैं। फिर यही जलधारा ऐसे मुड़ जाती है, जिसे हम लोग बोलते हैं पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा। ठीक, ऐसे मुड़ जाती है। और ये जो बीच वाली जलधारा है, इसका नाम प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा है।
प्रति विषुवत रेखीय जलधारा है। ये जो ऊपर वाली जलधारा है इसका नाम उत्तरी विषुवत रेखीय जलधारा हो गया। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब देखिए, सबको पता है कि जैसे अटलांटिक महासागर में यहाँ पे एक जलधारा चलती है ऐसे ऐसे ऐसे, इसे हम लोग बोलते हैं पछुआ पवन प्रवाह। इसे क्या बोलते हैं? पछुआ पवन प्रवाह बोलते हैं। पछुआ पवन प्रवाह इसको बोलते हैं। थोड़ा सा इसको और ऊपर बना देते हैं, दिख नहीं रहा है। ये मान लीजिए ऐसे बन गया, ये पछुआ पवन प्रवाह यही है। ठीक, ये है पछुआ पवन प्रवाह। जैसा कि आपने पढ़ा था अटलांटिक महासागर में, तो इसकी उत्पत्ति जो है वो दक्षिणी ध्रुव से हिम के पिघलने से प्राप्त जल से होती है। इसलिए ये जलधारा जो है ठंडी जलधारा होगी, कोई डाउट नहीं किसी को है। दूसरी चीज़, ये पछुआ पवन प्रवाह यहाँ पे बोल रहे हैं, इसको हम चाहें तो हम लोग दक्षिणी के अंटार्कटिक प्रवाह बोल सकते हैं इसको, या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह भी बोल सकते हैं। तो तीनों चीज़ें बोल सकते हैं, पछुआ पवन प्रवाह भी बोल सकते हैं, फिर इसे हम लोग अंटार्कटिक प्रवाह बोल सकते हैं या दक्षिणी प्रशांत प्रवाह भी बोल सकते हैं। और पछुआ इसलिए करें क्योंकि जैसे आपने अटलांटिक महासागर में पढ़ा कि इस क्षेत्र में जो है स्थल कम है, तो स्वाभाविक है पछुआओं की गति काफ़ी तेज हो जाती है, उसकी वजह से ये जलधारा पूरी तरह से पश्चिम से पूरब हो जाती है। फिर यही जलधारा ऐसे यहाँ टकराने के बाद ये जो इसका है, तो यहाँ टकराने के बाद ऐसे मुड़ जाती है। इसे हम लोग बोलते हैं पीरू अथवा हम्बोल्ट की जलधारा, हम्बोल्ट की जलधारा बोलते हैं। ठीक है, ये भी ठंडी जलधारा क्योंकि इस जलधारा की उत्पत्ति जो है इसी पछुआ पवन प्रवाह से हुई है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि इसी जलधारा के ऊपर 2 से 5 सालों में एक जलधारा उत्पन्न होती है जिसे जो है एल नीनो बोलते हैं। एल नीनो क्या बोलते हैं? एल नीनो बोलते हैं इसे, जो है एल नीनो बोलते हैं। और ये जलधारा जो है दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा ही दक्षिण में खिसक करके इस जलधारा को जन्म देती है। एक ये आधा स्तर जलधारा, आधा स्तर माने कह सकते हैं कि थोड़ा सा जो स्तर होता है उसके थोड़ा सा नीचे, सब स्ट्रेटम जिसे कहते हैं, वहाँ ये गर्म जलधारा इस तरह से जन्म लेती है। इसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भारतीय उपमहाद्वीप के मानसून को प्रभावित करता है, यहाँ के मानसून को, यहाँ के जो है वर्षण प्रतिरूप को तो प्रभावित करता है। इसकी वजह से भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि इस क्षेत्र में काफ़ी बारिश अच्छी होती है। ठीक है, और इसी जो पीरू की जलधारा है, कभी कभार इसका जितना टेम्परेचर है वैसे ही ठंडी जलधारा है, तो कभी कभार क्या होता है कि इसी जलधारा का टेम्परेचर काफ़ी कम हो जाता है, यानी कि जितना है और कम हो जाता है। इसीलिए उस जो जब पीरू की जलधारा का टेम्परेचर और कम हो जाता है तो उसी को हम लोग लानीना के नाम से संबोधित करते हैं। किस नाम से संबोधित करते हैं? लानीना। लानीना इसी चलता लानीना। तो एल नीनो और लानीना। लानीना एक कुल मिला के ठंडी जलधारा हो गई और इसका भारतीय मौसम पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है, यानी कि वर्षा कराने में सहायक होती है। इसीलिए इसको हम लोग कोल्डर फॉर्म ऑफ हम्बोल्ट भी कहते हैं, हम्बोल्ट और पीरू। तो पीरू अथवा हम्बोल्ट के स्थान पे ही ये जलधारा थोड़ा सा और ठंडी हो जाती है, तो उसी को हम लोग कोल्डर फॉर्म ऑफ जो है पीरू बोलते हैं। और इसका यहाँ बारिश नहीं होती सही से, लेकिन भारतीय उपमहाद्वीप में अच्छी बारिश होती है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि एल नीनो का भारतीय मौसम पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जबकि लानीना का भारतीय मौसम पर अनुकूल प्रभाव पड़ता है। तो कुल मिला के ये जो सर्किल है इस तरह से क्लियर हो गया। दक्षिण विषुवत रेखीय जलधारा इस तरह से उत्पन्न हुई और फिर ये इधर जब आई तो पूर्वी ऑस्ट्रेलियन जलधारा में कन्वर्ट हो गई। फिर इधर पछुआ पवन प्रवाह चल ही रहा है। सबको पता है कि भाई अंटार्कटिका महाद्वीप से हिमगलन के द्वारा जलापूर्ति होती है और ये जलधारा पछुआ पवन के प्रभाव से काफ़ी तेज गति से पश्चिम से पूर्व दिशा में चलती है। जब ये दक्षिण अमेरिका के ये दक्षिणी छोर से टकराती है तो कुछ इसका जल दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर दक्षिण से उत्तर दिशा में चलता है, जिसे हम लोग पीरू अथवा हम्बोल्ट की जलधारा कहते हैं। उसी के स्थान पर दक्षिणी विषुवत रेखीय जलधारा के थोड़ा सा दक्षिण की तरफ खिसकने पर एक जलधारा उत्पन्न होती है 2 से 5 सालों में, जिसे हम लोग एल नीनो जलधारा बोलते हैं। यह एक गर्म जलधारा होती है और
इसकी वजह से यहाँ ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन भारतीय महाद्वीप पर या भारतीय उपमहाद्वीप पर या भारतीय मानसून प्रतिकूल रूप से प्रभावित होता है। जब यहीं पूर्व की धारा और ठंडी हो जाती है तो उसी को हम लोग लानिना की जलधारा कहते हैं, जो भारतीय उपमहाद्वीप में जो बारिश होती है उसको अनुकूल रूप से प्रभावित करती है। तो इस तरह से ये दक्षिणी जो प्रशांत महासागर, यहाँ की जलधाराओं को हम लोगों ने क्लियर कर लिया। अब आते हैं हम लोग इस ऊपर विषुवत-रेखा के उत्तर में। तो जो विषुवत-रेखीय जलधारा उसको हम लोगों ने पढ़ा ही कि भाई जब ये विषुवत-रेखीय जलधाराएं उत्तरी और दक्षिणी इस तरफ पहुंचती हैं यहाँ पे, तो ये यहाँ पे पानी इकट्ठा होता है। पानी इकट्ठा होने के बाद एक ढाल बन जाता है पश्चिम से पूरब, तो ये जलधारा चलती है। और एक दिन दिमाग में रखना कि प्रति विषुवत-रेखीय जलधारा जो तीनों महाद्वीपों में बनती, तीनों महासागरों में बनती है, उसमें सबसे अच्छा यही डेवलप होती है, सबसे अच्छा, क्योंकि इसके बीच में कोई द्वीप वगैरह नहीं है, सारी चीज़ एकदम रास्ता क्लियर है और काफ़ी सागर काफ़ी जो है काफ़ी विस्तृत है। तो सबसे बेहतरीन या सबसे स्पष्ट रूप जो मिलेगा आपको काउंटर इक्वेटोरियल करंट का, वो प्रशांत महासागर में मिलेगा। ये जलधारा जो है फिलीपींस के मिंडनाओ एक द्वीप है, वहाँ से लेकर के पनामा, ये पनामा है, तो पनामा तक चलती है। तो ठीक है, क्लियर हो गया। अब उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा में इस तरह से आई है और ये जलधारा इस तरह से पश्चिम से पूरब चल रही है, पूरब से पश्चिम चल रही है। अब ये यहाँ से ऐसे मुड़ गई, मुड़ने के बाद इसी को हम लोग बोलते हैं क्यूरोसियो प्रसार तंत्र। ये एक्चुअली गल्फ स्ट्रीम की तरह है जो अटलांटिक महासागर में चलती है। यही जलधारा जब, ये मान जापान है, यही जलधारा जब यहाँ इसमें जाता है पानी, यहाँ पे एक द्वीप है सुषमा द्वीप, जो जापान और दक्षिणी कोरिया के बीच में एक द्वीप है सुषमा द्वीप, तो इस जलधारा को हम बोलते हैं सुषमा जलधारा, सुषमा जलधारा बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। अब आगे देखिए, इसी जलधारा को इस एरिया में हम लोग बोलते हैं क्यूरोसियो, क्योंकि क्यूरोसियो प्रसार तंत्र तो है ही, क्यूरोसियो जलधारा। ठीक, ये बात क्लियर हो गई। अब आगे ये जलधारा, इधर से एक जलधारा आती है, जैसे कि आपका लैब्राडोर सागर से लैब्राडोर जलधारा आती है, उसी तरह से उत्तरी ध्रुव में जो बर्फ उसके पिघलने से एक जलधारा चलती है, ये उत्तर से दक्षिण, जिसे हम लोग क्यूराइल जलधारा बोलते हैं। क्यूराइल अथवा आयोसियो, एक ठंडी जलधारा। जिस तरह से अटलांटिक महासागर हमने देखा कि गल्फ स्ट्रीम और लैब्राडोर जलधारा के मिलन की प्रक्रिया होती है, उसी तरह सेम ये कंडीशन है, क्यूरोसियो और क्यूराइल मिलता है। अब यही जलधारा जब आगे बढ़ता है, इसी को हम लोग बोलते हैं उत्तरी प्रशांत प्रवाह। क्या बोलते हैं? उत्तरी प्रशांत प्रवाह। ठीक है, इसको ये बोलते हैं। और फिर चूंकि एक द्वीप ऐसे आया है अल्यूसियन, तो इसको हम लोग आगे अल्यूसियन जलधारा भी बोलते हैं, अल्यूसियन जलधारा। और अलास्का की खाड़ी में जो जलधारा जाती है उसे हम लोग बोलते हैं अलास्का की जलधारा, अलास्का जलधारा। इसी का एक पार्ट जो है इसे फिर आता है कैलिफोर्निया की जलधारा में मिल जाता है। तो और कैलिफोर्निया के जलधारा की उत्पत्ति में सहायक होता है। हालांकि हम लोग जानते हैं कि इस क्षेत्र में जो जलधारा, ये कैलिफोर्निया की घाटी, यहाँ जो जलधारा उत्पन्न होती है उसमें इंपॉर्टेंट भूमिका किसकी होती है? अपतट पवनों की होती है, अपतट व्यापारिक पवनों की होती है, अपतट व्यापारिक पवनों की होती है। क्योंकि हम लोगों ने जैसा कि पढ़ा था कि भाई अपतट जो व्यापारिक पवनें होती हैं उनकी वजह से तट का जल थोड़ा सा दूर जाता है और नीचे से फिर ठंडा पानी निकलता है अपवेलिंग प्रोसेस से, और इस तरह से इस क्षेत्र में का जल ठंडा हो जाता है। और क्योंकि ट्रेड विंड है तो ट्रेड विंड के प्रभाव से जलधारा ऐसे चलती है और फिर जाकर के उत्तरी विषुवत-रेखीय जलधारा में मिल जाती है। अब एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट इसमें यह है कि चूँकि यहाँ इस क्षेत्र में हवाई द्वीप है जिसपे जो यूएसए का ही है, तो ये चूँकि विशाल जल सागर है तो हवाओं का एक चक्र बनता है, चक्राकार रूप बन जाता है और एक जलधारा ऐसे चलती है, ऐसे चलती है। इसी को हम लोग बोलते हैं प्रतिक्यूरोसियो जलधारा, प्रतिक्यूरोसियो जलधारा बोलते हैं। और ये सहजगुमला के क्यूरोसियो का जो डायरेक्शन है, एक्चुअली भाई ये क्यूरोसियो प्रसार तंत्र में ये भी है, सुषमा भी आएगा, फिर ये उत्तरी प्रशांत प्रवाह भी आएगा, अल्यूसियन भी आएगा, अलास्का भी आएगा, सब उसी का पार्ट है। तो क्यूरोसियो के ही जस्ट अपोजिट इसको कहा जाता है, क्योंकि देखिए ऐसे जा रही थी, ऐसे आ रही है,
तो एक सर्किल इस तरह से बनता है, चक्राकार रूप इस एरिया में बन जाता है पानी का, ऐसे फिर ऐसे जाके ऐसे मिल जाता है ये, ठीक है। तो इस तरह से होता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं, क्योंकि इसकी दिशा जो है ना ये पूरब से पश्चिम हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम लोग क्यूरोसियो प्रसार तंत्र कहते हैं। ये भी कह सकते हैं कि ये क्षेत्र, ये जो जब इस क्षेत्र में आता है पानी ये, तो ट्रेड विंड के इम्पैक्ट में आ जाता है, इस तरह से पानी जो है पूरब से पश्चिम चलने लगता है। तो ये है, तो ये इस तरह से जो है प्रशांत महासागर में जलधाराएं चलती हैं। और ओवरऑल सारी बातें लगभग हो गई हैं। तो इसको ठीक है, इसको आप लोग अपना देखिए अपने हिसाब से, और बात क्लियर है। चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में हिंद महासागर की जलधाराओं को कवर करने का प्रयास करते हैं। ओके, थैंक यू।